गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज है संडे, संडे मतलब फंडे, और तुम्हारी आज दिवाली भी है ना। आज तुम्हारी दिवाली है, कल में हमारी दिवाली है। अच्छा, तुम्हारी दिवाली कौन सी है गुरुजी? समझ लो तुम मेरे भाई, क्या समझना है तो ठीक है मेरे भाई। देखो, आज मैंने तुम्हें बताया था कि आज हम जो करेंगे वो मेरे भाई चैप्टर का रिवीजन करेंगे, और मैं तुम्हें इस चैप्टर को रिवाइज कराऊंगा आज पूरे को। ठीक है, सभी ध्यान से सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे बस, ठीक है ना। लिखने का करने का कुछ काम है नहीं। हाँ, कल के प्रश्न रह गए थे गुरुजी। हाँ, कल मेरे भाई 3 प्रश्न थे, आज मैं तीनों प्रश्न भी दे दूंगा। और बताओ, और कोई समस्या भाई? कल क्या थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया था, वो सूत्री मतलब वो विभाजन विभाजन लिखवाने में थोड़ा सा टाइम क्या हो गया था मेरे भाई, ज्यादा हो गया था। इसलिए मुझे मतलब क्या करना पड़ा, ऑफ करना पड़ा। ठीक है, और दिमाग में मेरे रहा भी नहीं, फिर मेरे याद आया, मैंने 3 प्रश्न क्लास को ऑफ कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आज मैं तीनों प्रश्न दे दूंगा। चलो चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करें। इससे पहले एक बार बता देंगे सभी कैसे हैं। गुरुजी आपको हैप्पी दिवाली ना लाएगा, आज वाली तुम्हें है हैप्पी दिवाली, मुझे तो कल वाली दे देना। ठीक है, कल वाली हैप्पी दिवाली मेरी है और आज की हैप्पी दिवाली तुम्हारी। गुरुजी आज क्या है? आज मेरे भाई छोटी दिवाली है, मैं तो बड़ी मनाऊंगा। अरे हाँ, आज गुरुजी आज कुत्तान की है मेरे भाई, कुत्तान की है। और तू का ही है? तुम तो इंसान, हाँ तू इंसान है बेटा। रुक जा, भी तुझे बताता हूँ। तो ये देख, अब चैप्टर 7 देख, है ना। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है मेरे भाई, चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, पार्ट 7, जीव जनन कैसे करते हैं। चलो देखो, आज संडे है तो रिवीजन करेंगे। जनन की बात की हमने, तो जनन क्या होता है मेरे भाई? जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपनी जैसी संतति या संतान को उत्पन्न करता है। किसके द्वारा? एक प्रक्रिया के द्वारा। तो ये जो प्रक्रिया काम में लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मेरे भाई? जनन। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसी संतति को एक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जनन पृथ्वी मतलब जनन आवश्यक है ही क्यों? तो जनन पृथ्वी पर जीवों बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आगे बात करते हैं डीएनए की। डीएनए क्या होता है? डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। जिस प्रकार पेन ड्राइव की जो चिप होती है उस पूरी फिल्म को स्टोर मतलब पूरी फिल्म जो होती है उसको प्ले करने की जानकारी एनकोडेड होती है। एनकोडेड का मतलब उसमें फीड होती है पहले से, है ना। उसी प्रकार डीएनए में जीवन चलने की जानकारी एनकोडेड रहती है। मतलब कि जीवन कैसे चलेगा, कितनी तुम्हारे शरीर की वृद्धि होगी, किस तरीके से जो जो परिवर्तन आएंगे, क्या क्या तुम्हारी बॉडी में परिवर्तन आएंगे, किस तरीके से तुम्हें रहना होगा, किस तरीके से क्या करना होगा, ये सारी चीजें कहाँ होती है? डीएनए में। डीएनए हमें क्या करता है? पूरे निर्देश देता है कार्यों के लिए कि किस तरीके से कार्य होगा, किस तरीके से मतलब क्या क्या जानकारी है, वो सारी चीजें कहाँ स्टोर होती है मेरे भाई, कहाँ कोडेड होती है? तो तुम बोलोगे डीएनए में। डीएनए की फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार, 1 नंबर का प्रश्न पूछता है डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो याद रखेंगे कि डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है मेरे भाई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, दूसरी बात इसमें पूछ लेता है कई बार कि जो डीएनए होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। जिस प्रकार देखो, यहां तक बता दिया, डीएनए में पूरे जीवन के विकास, वृद्धि, जनन और कार्यों के निर्देश होते हैं। किस तरीके से क्या क्या चीजें होंगी, सारी चीजें कहां होती है? डीएनए में। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है असल में वह कोई ना कोई कोशिका में होती है मेरे भाई। जो भी क्रिया कर रहे हैं कोई ना कोई कोशिकाएं तो कर रही होगी। हाँ गुरुजी, कोई ना कोई कोशिका कर रही होगी। अच्छा आगे देखो, परंतु कोशिकाओं को कैसे पता कि क्या, कब और कैसे करना है? अर्थात उन्हें जानकारी और अनुदेश की आवश्यकता होती है, और यह जानकारी कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले क्रोमोसोम मतलब कि जो गुणसूत्र है उसके डीएनए में क्या रहती है? संचित रहती है। वास्तव में डीएनए कोशिका के लिए जानकारी का भंडार होता है। जो कोशिकाएं होती है उनको निर्देश देने का जो काम करता है वो कौन करता है मेरे भाई? डीएनए करता है। कौन करता है? डीएनए करता है। बोर मत होना मेरे भैया ना, दिवाली आज तुम्हारी, है ना। आज बोर नहीं होना किसी को। तुम्हारी दिवाली है आज, मेरी दिवाली नहीं है आज, बोर नहीं होना। देखो थाले पड़े नालायक को पढ़ लिया करो, कुछ नहीं। दिवाली वाली एक दिन की दिवाली चल जाएगी, ये तो वापिस आ जाएगी अगली साल। ये 10th के तुम देते रहोगे क्या है? आ जाओ। डीएनए प्रतिकृति, डीएनए के द्वारा अपने समान नया डीएनए बनाने की प्रक्रिया को डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। डीएनए प्रतिकृति में एक डीएनए अणु से 2 डीएनए अणु बनते हैं। इस नए डीएनए प्रतिकृति के अनुसार नई कोशिकाएं बनती है। ठीक है मेरे भाई, देखो अब यहाँ पे देखेंगे। अब देखो डीएनए प्रतिकृति, और यहाँ पे कौन सा है मेरे भाई? बताओ कौन सा? समसूत्री विभाजन है। कौन सा विभाजन है? समसूत्री विभाजन। ठीक है ना। समसूत्री है कि अर्धसूत्री है? गुरुजी हम तो बता ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि ये लैंगिक मतलब ये कौन सी मतलब वो क्या बन रहा है। तो देखो हमने देखा था कि ये 2 कोशिकाएं बनेंगी। तो 2 कोशिकाएं किसमें बन रही थी? किसमें बन रही थी भाई? एक कोशिका से 2 कोशिकाएं किसमें बन रही थी? समसूत्री विभाजन में। अगर 4 बनती तो कौन सा होता? अर्धसूत्री विभाजन होता। ठीक है ना। चलो कल बताया था ना, आ जाओ। तो डीएनए प्रतिकृति में एक डीएनए अणु से 2 डीएनए अणु बनते हैं। इस नए डीएनए प्रतिकृति के अनुसार नई कोशिकाएं बनती है मेरे भाई। क्या बनती है? नई कोशिकाएं बनती है। चलो
आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे इसमें, आगे बढ़ेंगे। देखो आगे आती है मेरे भाई डीएनए प्रतिकृति में जनन का महत्व। जनन की मूल जो घटना है वो डीएनए की प्रतिकृति बनाना तथा नई कोशिकाएं बनाना है मेरे भाई, ठीक है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिका विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृति बनती है जिनका जनन क्या है, निम्नलिखित महत्व है। अच्छा क्या क्या महत्व है वो पूछ लेगा कि जनन की प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृति का महत्व समझाइए। 2 नंबर का प्रश्न दे देगा, 3 नंबर का प्रश्न दे देगा। अगर दे देता है तो हम बताएंगे कि डीएनए की प्रतिकृति संतति जो होती है, जो संतान जो होती है, उसमें जैव विकास के लिए उत्तरदायी होती है। किसके लिए उत्तरदायी होती है? जैव विकास के लिए। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है। के लिए महत्वपूर्ण है डीएनए प्रतिकृति जीव की शारीरिक संरचना के लिए और किसके लिए? डिजाइन के लिए। मेरे भाई मैंने जो नोट्स लिखाए हैं मैं पहले बता रहा हूं, हर लाइन में क्वेश्चन है, हर लाइन में इंपॉर्टेंट है, फालतू कंटेंट मैंने कुछ भी नहीं लिखाया। एक एक चीज, एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है मेरे भाई, है ना, सारी चीजों में, ठीक है। अब तुम कहोगे गुरुजी इसमें क्या पूछा हुआ है कि भाई मतलब ये पूछ लेगा कि यहां से पूछ लेगा डीएनए की प्रतिकृति संतति जीव में खालिस्तान के लिए उत्तरदायी है, फिर वो पूछ लेगा परिवर्तन के लिए, है ना, फिर पूछ लेगा यहाँ से मतलब परिवर्तन के लिए, पूछ लेगा शारीरिक संरचना के लिए, फिर पूछ लेगा शारीरिक डिजाइन के लिए उपयुक्त सभी। तो पता नहीं क्या है ये, तो मेरे भाई क्या है मेरे भाई, सारी चीजें हैं। बताओ परिवर्तन भी होता है, देखो परिवर्तन ये रहा, संरचना ये रही, डिजाइन ये रहा, विकास ये रहा, जैव विकास, तो सभी के लिए उपयोगी है। दूसरी बात, दूसरी लाइन में देखो, ठीक है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे तीसरी बात, डीएनए की प्रतिकृति में डीएनए से मौलिक कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है, मूलतः समरूप नहीं होते हैं, अतः जनन के बाद इन पीढ़ियों में सहन करने की क्षमता होती है। डीएनए की प्रतिकृति में परिवर्तनशीलता में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है। जीवों में विभिन्नता कैसे आती है मेरे भाई? जीव जो होते हैं वो विभिन्न कैसे होते हैं, एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं? तुम देखोगे सारी भैंसें तुम्हें बराबर सी लगेंगी, है ना, और भैंसों को मतलब देखो भैंस इंसान को पहचान लेती है, लेकिन तुम है ना भैंसों को नहीं पहचान सकते। अगर तुम्हें मान लो मतलब 10-20 भैंसे दे दे, है एक दिन कह दे इनको देख ले सबको, है ना, और इसका नाम ये, इसका नाम ये, 5 ही दे दे तुम्हें, 5 भैंस, तो तुम 5 भैंसों के नाम नहीं बता पाओ कि भाई ये कौन सी भैंस है, ये मंगली फंगली क्या क्या नाम ऊंट पटांग जो रख लो मेरे भाई, दादी फादी का नाम हो तो चिड़, हाँ जो भी है। हाँ मैं ओनली मजाक के लिए कह रहा हूँ, मजाक के लिए है ना। हमारी दादी मिली मजाक, अब मेरे भाई तुम तुम्हारी दादी मिली नालायक करके पड़ेगा थप्पड़, इधर को आ जाओ सीधा। जनन के दौरान जनन कोशिकाओं में डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती है, इसके साथ साथ दूसरी नई कोशिकाओं का निर्माण भी होता है, और प्रतिकृतियां जब अलग होती हैं तो एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है। ये सभी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें डीएनए प्रतिकृति बनने के दौरान विभिन्नता आ जाती है, और यही जीवों में विभिन्नता का क्या होता है मेरे भाई? कारण होता है। क्या होता है? यही जीवों में विभिन्नता का कारण होता है। आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और आगे लिखेंगे मेरे भाई, आगे क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे आगे। देखो आगे लिखने का तो कुछ काम है ही नहीं, आज समझने का है मेरे भाई। जीवों में विभिन्नताओं का महत्व, ये विभिन्नताएं आ रही है तो इनका महत्व क्या है हमारे अंदर, है ना, इनका महत्व क्या है? तो मेरे भाई बताएंगे इसमें क्या क्या महत्व है। तो हम बोलेंगे कि सर इसमें जो महत्व है वो पहला तो ये है कि विभिन्नताओं के कारण ही क्या होती है, जीवों की समष्टि परितंत्र में क्या करती है मेरे भाई? स्थान ग्रहण करती है। विभिन्नताओं के कारण ही जीवों की परितंत्र में स्थान ग्रहण करती हैं। विभिन्नताएं समष्टि में स्पीशीज जीविता बनाए रखने के लिए उपयोगी है। बात है कि विभिन्नताएं परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती हैं। क्या करती है मेरे भाई? परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती हैं। तीसरी बात करें तो चौथा देखो मेरे भाई, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। किसका आधार है? जैव विकास का आधार है। जब तक संतति में विभिन्नताएं न हो जैव विकास नहीं कहा जा सकता। अब जैसे मान लो मैं हूं, अब मेरे बच्चे मेरे जैसे ही पैदा होने लगे हैं, थोड़े दिन बाद में तो हम सेम सेम दिखने लग जाएंगे, बिल्कुल डिट्टो दिखने लग जाएंगे। जब परिवर्तन ही नहीं है, मैं तुमसे पूछूंगा कि मेरी पीढ़ी आगे बढ़ी क्या, तो नहीं कहोगे यार तू भी गणेश, अरे काय की पीढ़ी आगे बढ़ी है, तुम्हारा काय कौन बढ़े नालायक हो, एक जिसे पढ़ाओ तुम काय भी कौन। तो परिवर्तन होना जरूरी है, जब परिवर्तन होगा तभी तो बोलेंगे कि जैव विकास हुआ है। तो देखो आगे जीवों में जनन की विधियां। अब जीवों में जो जनन होता है उसमें मेरे भाई 2 विधि होती है, एक तो होती है लैंगिक और एक होती है अलैंगिक, ठीक है, एक तो होती है अलैंगिक और एक होती है लैंगिक। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन देखो सीधा सीधा पता चल रहा है। अलैंगिक का मतलब है जिसमें मतलब अलैंगिक में क्या होगा मेरे भाई? पहली बात तो ये कि इसमें ओनली क्या कर लेगा, एक जीव भाग लेगा, लैंगिक में दोनों जीव भाग लेंगे, ठीक है। आ जाओ अलैंगिक जनन। जनन की वह विधि जिसमें एक जनक द्वारा बिना निषेचन के ही केवल समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर नई संतति उत्पन्न करने की
प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। इसमें देखो क्या बोला है, जनन की वह विधि जिसमें एक जनक द्वारा बिना निषेचन, मतलब कि इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। प्रश्न पूछ लेगा वो तुमसे, क्या पूछ लेगा, निम्न में से निषेचन की क्रिया होती है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक व अलैंगिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या बताना पड़ेगा मेरे भाई, क्या बताना पड़ेगा कि निषेचन की क्रिया किसमें नहीं होती, निषेचन की क्रिया किसमें नहीं होती मेरे भाई, अलैंगिक जनन में। मतलब कि बिना निषेचन के ही क्या होता है मेरे भाई, जीव का जन्म होता है, जीव को क्या मेरे भाई नई जो संतति है वो उत्पन्न होती है, किसके द्वारा, बिना निषेचन के द्वारा। कौन से में, अलैंगिक जनन। ठीक है, आ जाओ आगे। कौन सा विभाजन होता है, ध्यान से समझेंगे, अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में कौन सा, समसूत्री, और लैंगिक जनन में समसूत्री भी होता है, लेकिन अर्धसूत्री जो होगा वो लैंगिक जनन में होगा, वो अलैंगिक जनन में नहीं होगा, कल मैंने लिखवाया था। ठीक है, चलो, समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं, अर्थात जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही भाग लेता है उसको हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। नोट डाल के मैंने एक चीज लिखवाई थी कि अलैंगिक जनन के बाद जो संतान पैदा होती है, ध्यान से समझ लेंगे, वे अनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती है। क्या होती है, अनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती है। अब कल अपन ने पढ़ा था ना कि गुणसूत्रों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, समान होगी। बताओ था कि नहीं था समसूत्री विभाजन में, हाँ गुरुजी। इस देखो, इसमें अलैंगिक जनन के बाद जो संतान पैदा होती है वे अनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती है। आगे देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार में हम पहला देखेंगे विखंडन, फिर दूसरा देखेंगे खंडन, तीसरा देखेंगे पुनरुद्भवन, चौथा देखेंगे मुकुलन, पांचवा देखेंगे बीजाणु समासंग, और छठा देखेंगे कायिक प्रवर्धन। ठीक है, ये सारे क्या थे मेरे भाई, अलैंगिक जनन के प्रकार थे। चलो हम सबसे पहले विखंडन की बात करते हैं। विखंडन क्या है, तो जनन की यह अलैंगिक प्रक्रिया एक कोश की जीवों में होती है। ध्यान से समझ लेंगे, विखंडन और खंडन में यही महत्वपूर्ण है, विखंडन और खंडन में एक ही चीज महत्वपूर्ण है, क्या, कि ये वाली एक कोश की जीवों में होती है, जबकि जो खंडन की प्रक्रिया होगी, जो खंडन की प्रक्रिया होगी वो बहुकोशिकीय जीवों में होगी। ठीक है, तो जनन की यह अलैंगिक प्रक्रिया एक कोशिकीय जीव है, जिसमें एक कोशिका दो कोशिका, जो एक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब आ जाता है विखंडन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो विखंडन की जो प्रक्रिया होती है मेरे भाई, ठीक है, वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, खंडन और बहुखंडन, द्विखंडन और बहुखंडन। अच्छा, द्विखंडन की बात करें, इस विधि में जीव की कोशिका दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। कितने भागों में विभाजित हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। उदाहरण के लिए अनेक जीवाणु एवं प्रोटोजोआ, जैसे कि अमीबा, लिशमेनिया आदि। ठीक है, देखो इस विधि में क्या होगा मेरे भाई, दो बराबर कोशिकाओं, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी। द्विखंडन में दो भागों में, द्वि का मतलब दो, तो दो भागों में विभाजित हो जाएगी। इसमें होता है, अमीबा में होता है, लिस्मेनिया में होता है। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, अमीबा में जो विखंडन होगा, अमीबा में जो विखंडन होगा मेरे भाई, वो क्या होगा, किसी भी तल से हो सकता है, मतलब यूं कट जाए, यूं कट जाए, यूं यूं, कैसे भी मतलब विखंडन हो सकता है, किसी भी दिशा में हो सकता है। ठीक है ना, मतलब किसी भी तल से हो सकता है। लेकिन लिस्मेनिया में मेरे भाई, लिस्मेनिया में जो द्विखंडन है वो एक निश्चित तल से ही होता है। निश्चित तल का मतलब क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर, बताओ, सभी कमेंट करके बताएंगे कि लिस्मेनिया में जो विखंडन होता है वो क्षैतिज होता है या ऊर्ध्वाधर। एक तो होता है, एक निश्चित तल से होता है, लेकिन बताएंगे, क्या बताएंगे कि क्षैतिज होता है या ऊर्ध्वाधर, क्योंकि निश्चित तल है, या तो ऊर्ध्वाधर होगा या क्षैतिज होगा, तो जो भी है वो बताएंगे। ठीक है, आगे देखो बहुखंडन, इस विधि में जीव एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। बहुखंडन का मतलब है बहुत सारे, बहु का मतलब क्या है, बहुत, बहु का मतलब क्या है, बहुत। अब बहुआ नहीं है, लुगाई वाली नहीं है। अब सावे चल्लू हो जाएंगे हैं, एक तारीख से क्या, एक तारीख की दे उठनी है, उसमें मतलब भाई जीवने का सारा बांध देना तुम, जीमो, खाओ पियो शोर, एकदम ऐस मारो, एकदम नंबर वन। पढ़ने का काम नहीं छोड़ना, पहले बता रहा हूँ, पढ़ाई जरूरी है, खाओ पियो चाहे कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी, पढ़ाई तो करनी है ना। देखो आगे देखो, इस विधि में जीव एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी क्या, मलेरिया परजीवी का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। अगर वो पूछ ले कि मलेरिया परजीवी में कौन सा विखंड, मतलब कौन सा, मतलब वो पाया जाता है, कौन सा जनन पाया जाता है, तो हम बोलेंगे अलैंगिक जनन पाया जाता है। अच्छा, अलैंगिक जनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है, तो हम बोलेंगे बहुखंडन पाया जाता है। अच्छा, मलेरिया फैलाने वाले परजीवी का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम है। क्या, कहाँ पाया जाता है, जमे हुए पानी में पाया जाता है। क्या करना चाहिए भाई, समय समय पे दवा का छिड़काव करना चाहिए, कैरोसिन वैरोसिन का छिड़काव करना चाहिए। कैरोसिन वगैरह का तेल वेल का छिड़काव करने से जो पानी के ऊपर की परत होती है वो क्या हो जाती है, पानी के ऊपर तेल की परत हो जाती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, सांस नहीं ले पाते, तो मतलब कीड़े बाकी चीजें मर जाती है ना। चलो आगे देखेंगे,
मलेरिया के बारे में कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी मतलब प्रोटोजोआ पाया जाता है। ठीक है, प्रोटोजोआ को क्या बोलते हैं? परजीवी। इसमें प्रोटोजोआ, हिंदी में परजीवी। ठीक है, जिसके कारण मच्छर के काटने से ये परजीवी मनुष्य के रक्त में जाकर बहुखंडनी के द्वारा कई गुना बढ़ जाते हैं और फिर इंसान के शरीर को बीमार कर देते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को कपकपी लगने लग जाती है, बुखार आ जाता है, पसीना आ जाता है, तेज सिर दर्द होने लग जाता है, शरीर में टूटन होने लग जाती है ना, जी मचलाने लग जाता है, उल्टी तक आने की संभावना हो जाती है। अच्छा, अब आता है खंडन। इस जनन कोशिका में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव, ध्यान से समझेंगे, विखंडन में तो कौन सा था? एक कोशिकीय, लेकिन खंडन में कौन सा है? बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े ही वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए स्पाइरोगाइरा आदि। ठीक है, अब देखो स्पाइरोगाइरा में मतलब इस तरीके से इसका क्या हो गया? विखंडन हो गया। क्या हो गया? विखंडन। ठीक है, आगे देखेंगे पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। पुनर्जनन जनन की अलैंगिक विधि है। कौन सी विधि है मेरे भाई? जनन की अलैंगिक विधि है। इस प्रक्रिया में अगर जनक जीव का शरीर यदि कहीं से कट जाता है तो कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा पुनर्जीवित हो जाता है और अपने, ठीक है, पुनर्जनित हो जाता है। पुनर्जनित का मतलब है दोबारा बनने लग जाता है ना, दोबारा बन जाता है और अपने शरीर के हिस्से से एक नया जीव बना लेता है। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया तथा हाइड्रा। प्लेनेरिया तथा हाइड्रा जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। यह प्रक्रिया पुनर्जनन कहलाती है। जैसे कि हमने क्या किया यहाँ पे, इस तरीके से अपन ने तीन भागों में काट, मतलब अपने क्या किया, एक अपने पास प्लेनेरिया था, इस प्लेनेरिया को हमने तीन टुकड़ों में काट दिया और तीनों टुकड़ों को अलग अलग कर दिया तो हमने देखा कि तीन बन गए। बन गए, तीन जीव बन गए। जितने टुकड़े काटेंगे उतने ही क्या होने लग जाएंगे? बन जाएंगे मेरे भाई। यहाँ क्या है मेरे भाई? हाइड्रा है। इस हाइड्रा में देखो हमने हाइड्रा के भी तीन टुकड़े किए तो तुम देखोगे कि तीन हाइड्रा, इसके जैसे तीन हाइड्रा यहाँ पे बन चुके हैं, बन गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। जहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएंगे मेरे भैया ना। तुम कहो गुरुजी ये तो मुकुलन में भी पाया जाता है, तो मेरे भाई ध्यान से समझ लेंगे कि इसमें दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। अगर मुकुलन और वो दे, दोनों के दोनों दे, मुकुलन और तुम्हारे पास ये दे मेरे भाई पुनर्जनन या पुनरुद्भवन, तो ध्यान से समझ लेंगे हमको मुकुलन को महत्व देना है। किसको महत्व देना है? मुकुलन को महत्व देना है, पुनरुद्भवन को महत्व नहीं देना, पुनर्जनन को महत्व नहीं देना। अगर कई बार क्या करता है कि मुकुलन नहीं देगा, हाइड्रा में निम्न प्रकार का जनन पाया जाता है, तो ध्यान से समझ लेंगे कि हाइड्रा में मुकुलन तो पाया जाता है लेकिन उसमें पुनर्जनन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पुनर्जनन भी पाया जाता है। ठीक है, चलो मुकुलन का अर्थ होता है उभार या छोटा पौधा। मुकुलन अंकुर, एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है, मतलब कि थोड़ा सा उभार आता है, इस तरीके से अंकुर जन पैदा होता है, अंकुर आता है। ठीक है, और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। ठीक है, हाइड्रा व यीस्ट में मुकुलन ही होता है मेरे भाई। हाइड्रा व यीस्ट में क्या होता है? मुकुलन ही होता है। मुकुल की बात करें, जीवों में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण शरीर पर एक स्थान पर उभार बन जाते हैं और इन्हीं उभारों को हम क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। देखो अब मैं ये क्या करूंगा कि संडे के दिन जैसे पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, तो उसमें से जो बन रहे हैं ना उन प्रश्नों को मैं हाथों हाथ ही तुम्हें रिवाइज कर रहा हूँ, है ना, कि किस तरीके से क्या बोलते हैं। तो अगर पूछ ले मुकुल किसे कहते हैं तो हम बोलेंगे जो कोशिकाएं होती हैं जो उनका नियमित विभाजन होता है, नियमित विभाजन के कारण क्या होता है? शरीर पर एक उभार आ जाता है, शरीर पर एक स्थान पर उभार बन जाते हैं और इन्हीं उभारों को हम क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं मेरे। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। अब बीजाणु समासंग की बात करें, बीजाणु समासंग में जनक जो पौधा है अपनी बीजाणु पेटी में भित्ति होती है, उसमें सैकड़ों जनन इकाइयां क्या करता है मेरे भाई? पैदा करता है। इन्हें हम बीजाणु कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में यह बीजाणु पेटी फटती है तो ये बीजाणु हवा, जमीन, भोजन या मिट्टी पर बिखर जाते हैं। ठीक है, और वहीं उग जाते हैं एवं नए पौधों या जीवों को जन्म देते हैं। बीजाणु का निर्माण एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है। उदाहरण के लिए राइजोपस, म्यूकर आदि। क्या मेरे भाई? राइजोपस, म्यूकर आदि। ठीक है, अब ये राइजोपस म्यूकर कैसे होते हैं? देखो दिखा देता हूं। देखो ये राइजोपस है मेरे, क्या होता है? राइजोपस। ठीक है, ऐसे तुमने कहीं बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, पेटी होती है, फट जाती है तो वो बुलबुले से बन के उड़ने लग जाते हैं। आंकड़े का पेड़ देखा होगा तुमने, आंकड़े के पेड़ में देखना आंख का पौधा जो होता है उसमें कई बार मतलब वो डब्बी सी खुलती है और जब गर्मियां चलती है ना, जब तेज हवाएं चलती है, लू वगैरह चलती है, तो वो क्या होती है? फटके और उनमें से वो मतलब वो बुलबुले से उड़ने लग जाते हैं। देखा करो तुम्हें ना सफेद सफेद से। हाँ, तो देखो राइजोपस जो क्या होता है? राइजोपस क्या है मेरे भाई? ब्रेड, सड़ी हुई सब्जी, फल आदि पर उगने वाली काली कवक या फफूंद है। आंकड़े का पेड़ में
समझाने के लिए है किस तरीके से बीजाणु समासंग है। तो देखा करो उसमें बहुत सारे ऐसे लगता है जैसे बीजाणु पेटी हो कोई और वो फट गई हो और उसमें से वो बुलबुले से निकलने लग जाते हैं और उनमें देखा करो एक नीचे बीज टाइप में होता है काला काला सा, उसको तुम इस तरीके से समझ सकते हो भाई, वो होती है बीजाणु पेटी और उसमें इस तरीके से बीजाणु होते हैं। जब भी विषम परिस्थिति आती है बीजाणु पेटी फट जाती है और क्या हो जाते हैं, ये क्या कर जाते हैं मेरे भाई, उगने लग जाते हैं। कहीं पर भी जहां पर इनको नमी मिलती जगह मिलती है, नम वाली जगह मिलती है, वहीं पर क्या होने लग जाते हैं, उग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, राइजोपस जो है ब्रेड, सड़ी हुई सब्जी, फल आदि पर उगने वाली काली कवक या फफूंद है, इसलिए इसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। राइजोपस को क्या बोला जाता है, ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, राइजोपस को क्या बोला जाता है, ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। आगे देखेंगे बीजाणुओं की विशेषताएं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति, चारों ओर क्या होती है, एक मोटी भित्ति जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। अर्थात चूंकि ये बीजाणु पेटी फटने के बाद, बीजाणु पेटी के फटने के बाद इधर उधर फैल जाते हैं, तब यदि ऐसी परिस्थिति हो जिससे इन्हें नुकसान पहुंचने वाला हो तो इनकी मोटी भित्ति इन फैले हुए बीजाणुओं की रक्षा करती है। और जैसे ही इनके अनुकूल परिस्थिति बनती है, ये नम सतह के संपर्क में आने पर वहीं वृद्धि करने लगते हैं और नए जीव उत्पन्न करने लगते हैं। मैंने यही चीज बताई कि ये क्या करते हैं मेरे भाई, एक मतलब क्या करते हैं, हवा पानी यानी इनकी वजह से क्या करते हैं, ये मतलब क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जहां पे इनको नमी मिलती है वहीं पे उगने लग जाते हैं। ठीक है ना, उगने लग जाते हैं। चलो, और इस तरीके से क्या कर लेते हैं, नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। आगे देखेंगे कायिक प्रवर्धन। अब इसमें हम कायिक प्रवर्धन का मतलब है मेरे भाई कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कायिक जनन के बारे में। चलो ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से लेना पड़ेगा नहीं तो कोई होगा नहीं है। कायिक प्रवर्धन इस प्रकार का जो अलैंगिक जनन है केवल पौधों में ही होता है, ध्यान से समझ लेंगे। तुम अगर जीवों में करने लग गए कि जीवों की काटी काया और बना दिए, वो पहले होते थे मतलब जैसे किसी तुमने देखा होगा रामायण में इस तरीके से, मतलब महाभारत में यूं तीर चलाया और उसके 10 टुकड़े हो गए, जैसे 10 टुकड़े हुए और 10 टुकड़े बन गए, 10 रावण बन गए है, ऐसे 10 रावण बन जाते थे। वो कायिक प्रवर्धन, वो पागल बनाते हैं वो यार, ऐसे कोई कायिक प्रवर्धन होता है क्या, कायिक प्रवर्धन तो इसमें होता है, पौधों में होता है। वो इंसान थे जो उसमें भी होने लग गए, गुरुजी भगवान थे, हाँ भगवान भी थे मेरे भाई, चलो मान लेंगे तुम कह रहे हो तो। चलो तो क्या सिद्ध करूं, क्या सिद्ध करूं, क्या ये थ्योरी दूं, ये सिद्धांत दूं कि भगवानों में कायिक जनन पाया जाता है? चलो नालायको इधर देखो, इस प्रकार का अलैंगिक जनन केवल पौधों में होता है। कायिक प्रवर्धन में पुराने पौधों के कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती एवं आदि, जड़, तना एवं पत्ती आदि से नए पौधे उग जाते हैं। जनन की इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसमें कायिक भाग विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। पौधे के कायिक भाग, पौधे के जड़, तना एवं पत्तियां आदि भागों को पौधे के कायिक भाग कहा जाता है। उदाहरण, हरी घास, मनी प्लांट, ब्रायोफिल्म, आलू, केला आदि के पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन के लाभ देखो मेरे भाई, कुछ पौधों के उगने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग करने के कारण है। तो कौन कौन से हैं मेरे भाई, क्यों करते हैं कायिक प्रवर्धन? तो कायिक प्रवर्धन के लिए जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, मतलब पैदा नहीं होता, उनका प्रजनन कायिक प्रवर्धन द्वारा किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात में क्या होता है, समय कम लगता है मेरे भाई। जो ये इस विधि द्वारा, मतलब जो कायिक प्रवर्धन द्वारा जो उगाए गए पौधे, उनमें द्वारा उगाए गए पौधों के अपेक्षा क्या लगता है, कम समय लगता है, मतलब कम समय में फल फूल आ जाते हैं। तीसरी बात, पौधों में पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कि फलों का कम होना और छोटे होते जाना आदि। जबकि कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में अनुवांशिक रूप से जनक पौधे मानी क्या होते हैं मेरे भाई, फल फूल लगते हैं। यह पौधे उगाने का दूसरी बात क्या है कि सस्ता और आसान तरीका है। इस विधि के द्वारा केला, गुलाब, आलू, गन्ना आदि क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो कायिक प्रवर्धन के प्रकार। कायिक प्रवर्धन के प्रकार, अच्छा कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन सा गुरुजी? एक तो होता है प्राकृतिक विधि द्वारा और एक होता है मेरे भाई क्या, कृत्रिम विधि द्वारा। ठीक है, कृत्रिम विधि द्वारा, है ना। चलो देखो यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक चीज क्या है मेरे भाई, कहीं पे तो तुम्हें कलम या रोपण विधि मिल जाएगा लिखा हुआ। अब ये कलम को क्या है, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमल को, कलम को क्या बोलते हैं मेरे भाई, कलम को क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं ना। तो तुम देखना कि कलम को ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, ग्राफ्टिंग को क्या बोलते हैं, कलम भी बोलते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे, वैसे तुम ये ध्यान रखना कि ये रोपण विधि और कलम विधि, मतलब कलम, रोपण विधि, ये सारी क्या है मेरे भाई, कायिक प्रवर्धन के प्रकार है। लेकिन अगर पूछे ग्राफ्टिंग और कलम, मतलब ये एक जैसे हैं, ग्राफ्टिंग और कलम क्या है, एक जैसे, मतलब ना। तो ग्राफ्टिंग में ही लिखो कलम, मेरे दिमाग से निकल गई थी। यहाँ पे ये कलम ना लिखकर, देखो ये कलम को मैं काट रहा हूँ, ठीक है, और कलम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ग्राफ्टिंग को बोलते हैं कलम। तो सही कर लेंगे मेरे ना, ग्राफ्टिंग को क्या बोलते हैं, कलम।
ये देखो सही नहीं था, मेरे दिमाग से निकल गया था, तो ग्राफ्टिंग है, मतलब यहाँ पे रोपण विधि रहने देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ग्राफ्टिंग, ब्रैकेट में लिख देंगे कलम, ठीक है ना। चलो अच्छा, प्राकृतिक विधि द्वारा और कृत्रिम विधि द्वारा। अच्छा, प्राकृतिक विधि कौन सी? जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा। अच्छा, जड़ द्वारा किसमें होता है? गाजर और शकरकंद। यहां से देखो मेरे भाई, जो शकरकंदी है इसमें देखो ध्यान से समझ लेंगे, यहां से प्रश्न पूछता है, क्या पूछ लेता है कि जो मतलब ये पूछ दे देगा कि किसमें मतलब कायिक प्रवर्धन, वो पूछ लेगा कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, तो यहाँ पे दे देगा गाजर, शकरकंदी, आलू, ब्रायोफिल्म। तुम्हें याद रखना है कि आलू में क्या होता है? तने द्वारा। वो पूछ लेता है कौन सा भाग विकसित होता है, तो बोलेंगे तना मेरे भाई। तब बताएंगे कि अपन जो खाने का जो भाग है वो क्या है? तना। जड़ में कौन सा खाने का भाग है? जड़ ऐसा कौन सा हिस्सा है, ऐसी कौन सी सब्जी है, कौन सा फल है जिसका हम जड़ खाते हैं? तो जड़ किसका खाते हैं? गाजर का और शकरकंदी का। तो मैंने देखा है जमीन के अंदर होती है, ऊपर पत्ते आते हैं। जड़, ये तो जड़ी तो है, गाजर और शकरकंदी क्या है? जड़, ठीक है ना। अच्छा, तना द्वारा आलू और अदरक। आलू और अदरक क्या है मेरे भाई? तने हैं। क्या है? तने। अच्छा, पत्ती द्वारा क्या है? ब्रायोफिल्म, पत्थर चट्टा में। इनमें क्या होता है मेरे भाई? कायिक प्रवर्धन होता है। क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है। अच्छा, अब बात करेंगे मेरे भाई कृत्रिम विधि द्वारा, रोपण विधि की बात करें। पौधे के किसी भी छोटे हिस्से, जो जड़, तना या पत्ती जिस पर अंकुर लगा हो, उसको काटकर उसे मिट्टी व पानी की सुविधा देकर एक नया पौधा उगाया जाता है। उदाहरण के लिए अंगूर हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया आदि, ठीक है। लेयरिंग की बात करें, लेयरिंग में क्या होता है? ध्यान से समझेंगे। लेयरिंग में जनक पौधों की शाखाओं को एक मिट्टी में इस प्रकार डाला जाता है कि शाखा का एक हिस्सा मिट्टी से बाहर की ओर निकल रहा हो तथा दूसरा हिस्सा जमीन के अंदर हो, तो मिट्टी के भीतर वाली शाखा पर उगे जड़ें क्या हो जाती है? उग जाती हैं, ठीक है। जड़ों को उनके जनक पौधों से काट कर क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार मिट्टी में दबी जो शाखा है उससे नया पौधा उग जाता है। उदाहरण के लिए स्ट्रॉबेरी और चमेली आदि, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, स्ट्रॉबेरी और चमेली में क्या पाया जाता है? लेयरिंग पाई जाती है। ग्राफ्टिंग बोल दो या कलम बोल दो, ग्राफ्टिंग में दो अलग अलग पौधों के तनों को काटा जाता है, ठीक है। किस तरह से काटा? तिरछे काटे जाते हैं और एक दूसरे को इस प्रकार काटा जाता है, प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक पौधे के रूप में विकसित हो। काटे गए तनों में से एक तने में जड़ होती है, इसे स्टोक कहा जाता है। दूसरा तना बिना जड़ों के विकसित, मतलब बिना जड़ों के काटा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नवपल्लव। मतलब दो पेड़ है हमारे पास, इस तरीके से काट लिए, एक का जड़ वाला भाग ले लिया, एक का ऊपर वाला भाग ले लिया, दोनों पौधों को जोड़ा। दोनों पौधों को जोड़ने के बाद में कपड़े से लपेट दिया, कपड़े से लपेटने के बाद में इसके ऊपर टेप लपेट दी। टेप क्यों की? अपने टेपिंग क्यों की? ताकि इसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई संक्रमण ना हो। संक्रमण से खतरे के हम क्या करते हैं? इस पे टेपिंग करते हैं। देखो, ये होती है मेरे भाई ग्राफ्टिंग। दोनों तनों को तिरछे रूप में काटा जाता है। नव पल्लव और स्टोक की कटी हुई सतह को एक कपड़े के टुकड़े के साथ जोड़ा जाता है और बांध दिया जाता है और फिर पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। यह तने को किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाता है। जल्द ही नव पल्लव और स्टोक मिल जाते हैं और एक नया पौधा बन जाता है। इस नए पौधे के फल में दोनों ही पौधे के गुण होते हैं। उदाहरण के लिए सेव, खुबानी आदि ग्राफ्ट किए फलों के उदाहरण है मेरे। क्या है? सेव है, खुबानी है, ये सारे क्या है? अब भाई सेव कोई पहले फल थोड़ी हुआ करता था, ये तो उन्होंने क्या किया मेरे भाई? दो पौधों को मतलब अपन ने उन्हें काट के लगाया, उन्होंने देखा कोई नई चीज बन गई, उस तो हमने क्या बोला मेरे भाई? सेव बोला। और खुबानी, मतलब खुबानी भी एक क्या होता है? एक तरीके का फल ही होता है। देखो, लैंगिक जनन की बात करते हैं। अब ये तो अलैंगिक जनन के प्रकार अपने हो गए, अब लैंगिक जनन की बात कर लेते हैं। जनन की वह विधि जिसमें नर व मादा दोनों भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाता है। अथवा जनन की वह विधि जिसमें नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होता है। ध्यान से समझ लेंगे, नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु। और ये क्या होता है? गतिशील होता है। और मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु। अच्छा, अंडाणु क्या करता है? फूड का स्टोरेज करता है, भोजन का संग्रहण करता है, ठीक है। लैंगिक जनन कहलाता है। तो जनन की वह विधि जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। अच्छा, लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन? इसमें अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन की होती है। ध्यान से समझ लेंगे, इसमें कौन सा विभाजन पाया जाएगा? अर्धसूत्री, ठीक है। आगे देखेंगे निषेचन। नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के संलयन को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। देखो एक चीज ध्यान रखेंगे, समसूत्री जो विभाजन है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों में होता है, लेकिन देखो कुछ ही अपवाद होते हैं जिनमें अलैंगिक में होता है, ठीक है ना। लेकिन बाकी की अगर बात, सॉरी, लैंगिक में होता है। देखो समसूत्री जो विभाजन है, ध्यान रखेंगे, समसूत्री विभाजन है वो किसमें होगा? अलैंगिक में होगा। और जो अपने अर्धसूत्री विभाजन है वो किसमें होगा? लैंगिक में होगा। ये दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे मेरे ना। अब तुम बोलोगे गुरुजी आपने तो लिखवाया है कि जो समसूत्री विभाजन है वो अलैंगिक में भी होता है और लैंगिक में भी होता है। देखो लैंगिक का कोई अपवाद हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो होगा वो किसमें होगा? अलैंगिक में होगा अलैंगिक में। ये चीज ध्यान रखेंगे थोड़ी, ठीक है। चलो, समसूत्री वाला अलैंगिक में, अर्धसूत्री वाला लैंगिक में, ठीक है। चलो
यहाँ पे देखेंगे निषेचन। निषेचन क्या है मेरे भाई? नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के संलयन को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। अच्छा, नर युग्मक शुक्राणु क्या है मेरे भाई? गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक अंडाणु जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसको हम क्या कहते हैं? मादा युग्मक अंडाणु कहते हैं। ये प्रश्न 2018-19 में जो मतलब ग्रुप डी का एग्जाम लगा था रेलवे का, उसका हुआ था मेरे भाई ये वाला, ठीक है ना, कि गतिशील जनन कोशिका को कहा जाता है नर युग्मक, मादा युग्मक, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से मतलब उसने दिया हुआ था, ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे, आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे लैंगिक जनन के लाभ। अच्छा, ये लैंगिक जनन के लाभ कौन कौन से हैं? लैंगिक जनन उच्च विकसित क्या है मेरे भाई? क्या है? उच्च विकसित प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके क्या है मेरे भाई? उच्च विकसित क्या है? इसके क्या है? बहुत सारे क्या है मेरे भाई? इसके अलैंगिक जनन की तुलना में, अलैंगिक जनन की तुलना में क्या है मेरे भाई? बहुत सारे क्या है? लाभ है। अच्छा, कौन कौन से लाभ है? पहला, लैंगिक जनन में वर्णों के नए संयोजन का अवसर मिलता है, कि नए नए क्या बनते हैं? रंग बनते हैं, ठीक है। जैसे तुम गोरे हैं, तुम्हारे मतलब तुम्हारी लुगाई काली है, या फिर छोरियां हैं जो मतलब वो काली और उनका आदमी गोरा, या फिर वो खुद गोरी और आदमी काला, तो कैसा बच्चा पैदा होगा मेरे भाई? मीडियम वाला होगा। ऐसा थोड़ी गोरा होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। क्या पता दोनों का मिक्स लगेगा भाई, दोनों का ही तो होगा भाई, है तो कोई सांवला भी हो सकता है, कोई मतलब अब देखो मेरे भाई, ये तो तुम्हारे ऊपर है ना। हाँ, अब कोई अगर अलग अलग है तो तुम भाई चेक वैक करा रहे ना, मेरे सिस्टम नहीं है। आगे देखो, लैंगिक जनन में वर्णों के नए संयोजन का अवसर मिलता है मेरे भाई। क्या मिलता है? लैंगिक जनन में वर्णों के नए संयोजन का अवसर मिलता है। यह नई जातियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो नई जातियां बन रही है उत्पत्ति में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, इस जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में काफी विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्नताएं क्या होती हैं? काफी बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं। आगे देखेंगे, लैंगिक जनन संततियों में गुणों को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें दो भिन्न तथा अलैंगिक असमानता वाले जीवों से आयुग्मकों का संलयन होता है मेरे भाई, ठीक है ना। आगे देखेंगे, हाँ, गुणों को बढ़ावा मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है मेरे भाई? दो भिन्न और अलैंगिक समानता वाले युग्मक कर लेते हैं, भाग लेते हैं और इनका संलयन होता है। अच्छा, आगे देखेंगे, हाँ, आ गया ना समझ में? चलो कोई नहीं। इस विधि से उत्पन्न संतति शारीरिक रूप से जनक से भिन्न होती है। क्या होती है? जनक से भिन्न होती है शारीरिक रूप से, लेकिन डीएनए स्तर पर क्या होती है? वो समान होती है। जैसे तुम देख लो, तुम और तुम्हारे पापा वगैरह, मतलब पापा मान लो, ठीक है। अब जैसे पापा देखोगे और तुम देखोगे तो शारीरिक संरचना अलग हो सकती है, लेकिन जो डीएनए होगा ना वो क्या होगा? सेम होगा। इसलिए तो हम डीएनए टेस्ट कराते हैं। डीएनए क्या कराते हैं? टेस्ट कराते हैं। आगे देखो, लैंगिक जनन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है पौधों में लैंगिक जनन और दूसरा है जंतुओं में लैंगिक जनन। अच्छा, पौधों में लैंगिक जनन क्या है? जनक पौधों द्वारा अपनी युग्मक कोशिकाओं या युग्मकों का योग कर नए पौधों को जन्म देने की प्रक्रिया को पौधों में लैंगिक जनन कहते हैं मेरे भाई। इसमें क्या होगा? देखो, पौधों में लैंगिक जनन, भाई जनक पौधा है, अपनी युग्मक कोशिकाओं और युग्मकों का योग करके नए पौधों को जन्म दे देगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अच्छा, आगे देखो, पादपों में भी नर व मादा भाग पाए जाते हैं। पादपों में क्या पाए जाते हैं? नर और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं। पौधों के ये जननांग पुष्पों और फलों के अंदर पाए जाने वाले बीजों में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं मेरे भाई? नर और मादा। देखो क्या है मेरे भाई? ये पुष्पों के अंदर और फलों के अंदर। पुष्प और जो फल होंगे उनके अंदर जो बीज होंगे उनमें क्या पाए जाते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है ना। दोनों चीजें पाई जाएंगी, नर भाग भी पाया जाएगा और मादा भाग भी पाया जाएगा। अच्छा, आगे देखो, पुष्प का जो नर अंग है उसको बोलेंगे पुंकेसर। देखो, पुष्प का नर अंग, तो नर का मतलब है मेरे भाई पुरुष, नर का मतलब क्या है? पुरुष, तो पू से पुरुष और पू से पुंकेसर। और मादा में क्या होगा मेरे भाई? स्त्री, तो मादा को क्या बोलते हैं? स्त्री भी बोलते हैं, तो इसलिए इसमें क्या होगा? स्त्री केसर, ठीक है ना। तो नर भाग तो पुंकेसर और मादा भाग क्या कहलाएगा? स्त्री केसर कहलाएगा। पुष्पी पादपों में जननांग, तो भाई एक तो होता है मादा जननांग और एक होता है नर जननांग। अच्छा, मादा जननांग क्या होता है? मादा जननांग को बोलते हैं स्त्री केसर। अच्छा, स्त्री केसर में क्या क्या? स्त्री केसर के तीन भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अच्छा, आगे देखो, पुंकेसर, ये कौन सा है मेरे भाई? नर जननांग है। नर जननांग को क्या बोलेंगे अपन? पुंकेसर बोलेंगे। अच्छा, पुंकेसर में क्या क्या आता है? पुंकेसर में तीन आती है मेरे भाई, परागकोश, परागकण और तंतु। परागकोश, परागकण और तंतु। चलो देखो, पुष्प कितने प्रकार के? दो प्रकार के। देखो, यहां से भी प्रश्न पूछता है, रेलवे में भी पूछा हुआ था मेरे भाई, ग्रुप डी में परीक्षा में पूछा हुआ है। मतलब हर एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं ऐसे। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है ये पपीता तरबूज वाला भी दिया हुआ था मेरे भाई। पपीता तरबूज वाला भी रेलवे की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। एक एक प्रश्न तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो चीजें पढ़ाई है ना मेरे भाई, कंपटीशन में हमारे जचे ना वहां पे उठ के चले जाना, और जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया वो तुम सीना ठोक के और पेपर की आंख मतलब फोड़ आओगे तुम, है ना। चलो, पुष्प दो प्रकार के होते हैं। एक लिंगी पुष्प, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर दोनों में से कोई भी एक जननांग उपस्थित हो, मतलब अगर एक ही जननांग उपस्थित होगा, पुरुष वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, केसर है तो कोई दिक्कत नहीं,
स्त्री केसर है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों में से एक होना चाहिए। अगर दोनों में से एक है तो उसको बोलेंगे एक लिंगी पुष्प। अच्छा किस किस में होता है तो ध्यान से समझिए, होता है पपीता में और तरबूज में, पपीता में और तरबूज में। अब देखो तुम आइडिया भी लगा लोगे पपीता और तरबूज का, उसने क्या किया कि दोनों का कॉम्बिनेशन दिया, पपीता तरबूज, पपीता खरबूजा, पपीता सरसों, पपीता गुड़हल, है ना, इस तरीके से उसने प्रश्न में पूछा था। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है कि पपीता और तरबूज क्या है, एक लिंगी पुष्प। अच्छा द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प क्या है, जब एक ही पुष्प में पुंकेसर भी हो और स्त्री केसर भी हो, अगर दोनों हो तो ऐसे पुष्प को हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुड़हल और सरसों, गुड़हल और सरसों, ये वाला ऑप्शन भी था। अगर वो द्विलिंगी या उभयलिंगी पूछता तो हम बताते कि गुड़हल और सरसों क्या है मेरे भाई, द्विलिंगी या उभयलिंगी है। ठीक है, पुंकेसर की बात करें, यह नरजननांग है जो परागकोश व तंतुओं से मिलकर बना होता है। यह पराग कणों को बनाता है। किसको बनाता है मेरे भाई, ये पराग कणों को। कौन बनाता है, पुंकेसर बनाता है। किसको बनाता है, पुंकेसर बनाता है। अगर वो पूछ ले कि नरजननांग में शामिल है, अगर प्रश्न पूछ ले नरजननांग में शामिल है, क्या पूछ ले कि नरजननांग में शामिल है, तो नरजननांग में अगर तुम्हें कह दे कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, चौथा दे देगा तुम्हें क्या, परागकोश। तो तुम्हें याद रखना है कि पुंकेसर जो है उसमें कौन सम्मिलित है, कौन सा चीज आएगी मेरे भाई, परागकोश आएगी। क्यों, क्योंकि वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय तो किसके हैं, स्त्री केसर के हैं। अच्छा परागकोश की बात करें, परागकोश क्या करेगा, कोश का मतलब अपन कहते हैं कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष का मतलब क्या होता है, जो कोष रखता है, पैसा रखता है मेरे भाई। कोष का मतलब कैश समझ लो, कोष का मतलब क्या है, कैश, ऐसे याद रख लेना। ठीक है ना, तो पराग कोष, कोष का मतलब क्या होता है, जिसमें संचित होता है धन। ठीक है, अब इनका क्या है, पराग कोष, कोष का मतलब है किसी भी कोई चीज में रखते हैं। जैसे कि मान लो अब पैसे रखते हैं अपन बैंक में, है ना, वैसे ये क्या करता है, पराग कण जो होते हैं इनको संचित रखता है, इकट्ठा रखता है, इसलिए इसको बोला है पराग कोष, है ना। कोष का मतलब होता है बैंक, कोष का मतलब क्या होता है, बैंक। ठीक है, ब्लड बैंक हो गया, ठीक है, और तुम्हारे जो पैसों का बैंक हो गया, तो कोष का मतलब होता है बैंक जिसमें अपन रखते हैं। तो पराग कोष पराग कणों का संचय करता है, मतलब जो पराग कण है ना मेरे भाई, इनको संचित कौन करता है, पराग कोष करता है। ठीक है, अच्छा ये पराग कण क्या होते हैं, पराग कण पौधों में नर युग्मक है मेरे भाई, क्या है, नर युग्मक, जो सामान्यतः कैसे रंग के होते हैं, पीले रंग का पाउडर जैसे चिकना पदार्थ होता है। स्त्री केसर क्या है, यह मादा जननांग है जो वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय से मिलकर बना होता है। यह पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, स्त्री केसर कहां स्थित होता है, पुष्प के केंद्र में। अच्छा वर्तिकाग्र की बात करें, यह पुष्प का वह मादा भाग है जिस पर परागण की क्रिया होती है। क्या होती है, जिस पर परागण की क्रिया होती है। यह चिपचिपा होता है, कैसा होता है मेरे भाई, चिपचिपा होता है। वर्तिका की बात करें तो वर्तिका को परागनली भी कहा जाता है। वर्तिका को क्या कहा जाता है, परागनली भी कहा जाता है। और यह नर युग्मक को अंडाशय तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है, नर युग्मक को अंडाशय तक पहुंचाता है। अंडाशय क्या है मेरे भाई, अंडाशय पुष्प का एक प्रमुख मादा जननांग है। क्या है, एक प्रमुख मादा जननांग है जहां संलयन या निषेचन की क्रिया होती है और भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है ना मेरे भाई, अंडाशय क्या है मेरे भाई, पुष्प का। देखो अब यहाँ पे देखो अंडाशय है, अंडाशय ध्यान समझेंगे, पुष्प में गर्भाशय नहीं है, पुष्प में गर्भाशय नहीं है, तो यहाँ पे जो भ्रूण का भी निर्माण होगा वो कहाँ होगा, अंडाशय में होगा। पुष्प में जो भ्रूण का निर्माण होगा कहाँ होगा, अंडाशय में। लेकिन मानव में जो मानव जननांग था हमने उसमें देखा था, क्या देखा था मेरे भाई, कि जो भ्रूण का निर्माण है, जो भ्रूण का पोषण है, जो भ्रूण का निर्माण होगा वो कहाँ होगा, गर्भाशय में होगा। और निषेचन की क्रिया कहाँ होगी, अंडवाहिनी में। लेकिन पुष्प में संलयन जो निषेचन की क्रिया है वो कहाँ होती है, अंडाशय में होती है। दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे। अगर वो पूछ ले कि पुष्प में जो निषेचन है, जो संलयन है, उसकी क्रिया होती है, अगर उसने दे दिया अंडवाहिनी, कर दिया अंडवाहिनी, तो नालायक को यहाँ पे तो अंडवाहिनी है ही नहीं, तो इसमें निषेचन क्रिया का नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे मेरे भाई, और भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है ना, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। इस तरीके से मेरे भाई ये तुम्हारा पुष्प है। इस पुष्प में देखो ध्यान से समझेंगे, ये वाला जो भाग है वो है स्त्री केसर, और इधर वाला जो भाग बताया हुआ है वो पुंग केसर। मतलब भाग से मतलब नहीं है, जो जो चीजें दिखाई हुई है। अच्छा देखो, ये जो डंडी सी इस तरीके से दिख रही है, ये जो हरे कलर की दिख रही है, इसको बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं, पतंतु। यहाँ पे देखो पुंतंतु लिख रखा है, पुंत तंतु नहीं होता है, फिलामेंट होता है, इसको तंतु बोलते हैं। पुष्प का है इसलिए इसको पूतंतु है। क्या बोला है, पूतंतु। ठीक है, क्या बोला है, पूतंतु, क्यों, पुष्प का है। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से ये जो दिख रहा है हरे कलर में, हरे कलर में जो दिख रहा है मेरे भाई, ये तुम्हारा होता है फिलामेंट, तंतु बोलते हैं। दूसरा क्या बताया था मैंने, पराग कोष बताया था, ये होता है पराग कोष। हाँ, इन पराग कोशों में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दल, इसको क्या बोलेंगे, बाह्य दल। जो बाहर की तरफ जो
कवरिंग है, बाहर की तरफ जो कवर है उसको बोलेंगे बाह्य दल, और जो अंदर की तरफ उसको बोलेंगे दल। अच्छा, इसके बाद में आ जाते हैं अपन क्या कि भाई इसमें देखो एक चीज बताई मैंने कि अंदर की तरफ ये क्या है मेरे भाई, अंडा है। ये जो गोल गोल सा दिख रहा है मेरे भाई, ये क्या है, अंडा। ठीक है, और ये अंडा किसमें होगा मेरे भाई, किसमें होगा मेरे भाई, बताओ किसमें होगा, स्त्री केसर में होगा। और स्त्री केसर कहाँ है, देखो पुष्प के मध्य में स्थित है। कहाँ है स्थित, के मध्य में। बताओ है कि नहीं है कि नहीं है, बोलोगे हाँ है, ठीक है ना। ये अंडकोशिका, ये मतलब स्त्री केसर का भाग है। तो स्त्री केसर कहाँ स्थित है, बताओ कहाँ स्थित है स्त्री केसर। तुम बोलोगे गुरुजी के बीच में, मध्य में स्थित है। किसमें स्थित है बताओ, मध्य में स्थित है। चलो आगे देखें, आगे देखते हैं मेरे भाई। ये होता है अंडाशय, क्या होता है, अंडाशय। और अंडाशय में क्या होता है, अंडा होता है जिसको हम अंडकोशिका भी बोलते हैं। ये क्या होती है, देखो स्त्री केसर में जो ये वाला भाग होता है, नलिकाकार जो भाग होता है उसको बोलते हैं वर्तिका। और वर्तिका का जो आगे का सिरा है उसको बोलते हैं हम वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। आगे देखो कैसे होता है, पुष्पों में जो जनन की प्रक्रिया वो कैसे होती है। तो पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, जो पराग कण होते हैं वर्तिकाग्र पर आते हैं, फिर उनका परागण होता है। क्या होता है, परागण होता है। उसके बाद में परगित पराग कण का वर्तिका से होते हुए जो परगित, जो पराग कण था वो जो परगित हो गए, जिसमें परागण की क्रिया हो गई, परागण की क्रिया हो जाती है उसको बोलते हैं परगित। क्या बोलते हैं, परगित। तो परगित पराग कण का वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचना। फिर क्या होगी मेरे भाई, निषेचन की क्रिया होगी, फिर युग्मनज का निर्माण होगा, फिर भ्रूण का विकास होगा, भ्रूण के विकास से बीज का निर्माण होगा, बीज के निर्माण से अंकुरण होगा, और फिर नए पौधे का जन्म हो जाएगा। ठीक है, ये होती है किसमें, पुष्पों में जनन की प्रक्रिया, पुष्पों में जनन की प्रक्रिया। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखो परागण। परागण क्या होता है, पराग कणों का पराग कोश से, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं मेरे भाई, परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागण। ठीक है, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अच्छा, परागण कितने प्रकार का, परागण दो प्रकार का, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। अच्छा, स्वपरागण क्या होता है, तो ध्यान से समझेंगे। जब एक ही पुष्प के जब एक ही पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक, मतलब एक पुष्प है, ये पुष्प है, इसके मतलब इसके क्या होगा, देखो ये पुष्प है, इसका पराग कोश से जो पराग कण है इसकी वर्तिकाग्र पर आ जाता है, इसकी वर्तिकाग्र पर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं स्वपरागण। अगर कोई दूसरा पुष्प है इसी जाति का कोई दूसरा पुष्प है, और उसकी वर्तिका से अगर मतलब उसके पराग कोश से अगर कोई परागकण वर्तिकाग्र पर आ जाता है तो इसको बोलते हैं परपरागण। अगर किसी दूसरे पुष्प का अपने ऊपर आ गया, किसी दूसरे पुष्प का खुद के ऊपर आ गया, तो उसको बोलेंगे अपन क्या, परपरागण। अगर खुद के फूल पुष्प का ही परागकण है और वहीं पर मतलब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्वपरागण। तो स्वपरागण और परपरागण में समझ में आ गया। अगर खुद के ही पुष्प का पराग कोश से परागकण जाकर कहां जा रहा है, वर्तिकाग्र पर जा रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे स्वपरागण। और अगर दूसरे पुष्प से किसी दूसरे पुष्प पर आ रहा है तो उसको बोलेंगे परपरागण। ठीक है, देखो यह क्रिया केवल उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्पों में होती है, एक लिंगी पुष्पों में नहीं होती। तो परागण की जो क्रिया होती है, ध्यान से समझ लेंगे, परागण की जो क्रिया है वो उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्पों में होती है। किसमें होती है, द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्पों में होती है। अच्छा, परपरागण, जब एक पुष्प के पराग कोश से उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है तो वह परपरागण कहलाता है। चीजें समझा दी थी मैंने। देखो परपरागण के कारक, अच्छा परपरागण है ये होता किन किन चीजों के कारण है, तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पराग कणों का जो स्थानांतरण है वो वायु के द्वारा, जल के द्वारा या फिर प्राणी वाहक द्वारा संपन्न होता है। दो कारक होते हैं, एक तो भौतिक कारक और एक जंतु कारक। अच्छा, भौतिक कारक कौन से, जो कि प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, वायु तथा जल के द्वारा। अच्छा, प्राणी जंतु कारक कौन से, कीट तथा कीड़े मकोड़े, जैसे तितली हो गई, मधुमक्खी हो गई आदि। ठीक है मेरे भाई, आगे आ जाओ। अंकुरण की बात करें तो बीज में भावी पौधा या भ्रूण होता है। बीज में क्या होता है, भावी पौधा। बीज में क्या होता है, भावी पौधा या भ्रूण होता है, जो उपयुक्त परिस्थितियों में नई संतति हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंकुरण बोलते हैं मेरे, क्या बोलते हैं, अंकुरण बोलते हैं। आगे आ जाओ, मानव में लैंगिक जनन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मानवों में लैंगिक जनन की बात करेंगे। मानव में लैंगिक जनन की बात करें तो देखो, मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं का विकास बहुत ही आवश्यक है। इन कोशिकाओं को जनन कोशिकाएं कहते हैं। इन जनन कोशिकाओं के विकास मनुष्य के जीवन काल में एक निश्चित अवधि में होता है। ऐसा नहीं है कभी भी हो लिया इनका लैंगिक विकास, लैंगिक जनन हो रहा है ऐसे ही, ऐसे नहीं है। इनकी एक निश्चित सीमा होती है, एक निश्चित अवधि होती है, निश्चित पीरियड होता है मेरे भाई, उस पीरियड में ही होता है। ठीक है, आ जाओ, जिसमें शरीर के विभिन्न भागों में विशेष परिवर्तन होते हैं। मुख्यतः जनन कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे शरीर में सामान्यतः वृद्धि दर धीमी होती है, वैसे वैसे जनन ऊतक परिपक्व होना आरंभ
करते हैं। किशोर अवस्था की बात करें तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। तो किशोर अवस्था कब बोलेंगे कि जब जनन परिपक्वता आ जाएगी, क्या कहलाता है, किशोर अवस्था कहलाती है। यौवनारंभ, यौवनारंभ का मतलब है यौवन का आरंभ, मतलब जवानी की स्टार्टिंग, जब जवानी स्टार्ट हो जाए। तो किशोर अवस्था की वह अवधि जिसमें जनन ऊतक परिपक्व होना आरंभ कर देते हैं, यौवनारंभ कहलाता है। यौवनारंभ का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लड़के एवं लड़की की जनन क्षमता का विकास होना है। यौवनारंभ की शुरुआत लड़के एवं लड़कियों में यौवनारंभ निम्न परिवर्तनों के साथ आरंभ होते हैं। किसी भी लड़के का या लड़की का यौवनारंभ शुरू हुआ है या नहीं हुआ, उनकी जवानी स्टार्ट हो गई है नहीं हुई, वो जवानी छड़ रही है नहीं छड़ रही, तो वो दो चीजों से पता लगती है। लड़कों में क्या क्या परिवर्तन होता है, लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन होता है, ध्यान से समझे। लड़कों में जो परिवर्तन है वो दाढ़ी मूछ का आना, ठीक है, आवाज में भारीपन, कांख एवं जननांग क्षेत्रों में बालों का आना तथा त्वचा का तैलीय हो जाना, ये सारे चीज क्या है, लड़कों में आ जाती हैं। अच्छा, लड़कियों में क्या परिवर्तन होते हैं, तो मेरे भाई स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाती है, आवाज में पतलापन आ जाता है, कांख एवं जननांग क्षेत्रों में बालों का आना, त्वचा का तैलीय होना, रजोधर्म का प्रारंभ होना तथा जंगा की हड्डियों का और चौड़ा होना। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। अब नोट डाल के लिखा अपन ने क्या कि लड़कियों में जो यौवनारंभ है, देखो लड़कियों में क्या होता है, मतलब जो जवानी होती है वो पहले आ जाती है, मतलब यौवनारंभ क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। देखो मेरे भी जवानी को गलत नहीं लेंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, ठीक है, कोई भी इन चीजों को गलत तरीके से लेगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ जवानी छड़ जाना, जवानी छड़ जाना तो मतलब तुम्हें, मतलब तुम देखते हो ना कि मतलब जैसे घर वाले कहते हैं तो ज्यादा जवानी छड़ रही है, अब पड़ेगा थप्पड़ दो, तो जवानी का मतलब है मेरे भाई क्या, जवानी मतलब यौवन आरंभ की शुरुआत, ठीक है। तो लड़कियों में जो यौवन आरंभ है वो 12 से 14 वर्ष में आरंभ होता है, जब लड़कों में 13 से 15 वर्ष की आयु में क्या होता है, आरंभ होता है। द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो यौवनारंभ के दौरान वृषण एवं अंडाशय, शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं मेरे, ठीक है ना, ठीक है मेरे भाई। वृषण तो क्या करेगा, शुक्राणु पैदा करेगा, और अंडाशय क्या पैदा करेगा, अंडाणु। लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरों पर बाल आ जाते हैं, अर्थात दाढ़ी मूछ आने लग जाते हैं। ये लक्षण लड़के व लड़कियों को पहचानने में सहायता करते हैं, इन्हें अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो लड़के एवं लड़कियों को पहचानने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, तो उनको हम बोलेंगे गौण लैंगिक लक्षण। क्या बोलेंगे, गौण लैंगिक लक्षण बोलेंगे, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण बोलेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। रजोदर्शन, रजोधर्म, मासिक चक्र। यौवनारंभ के समय मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलता है तुम्हारा एमसी के समय, जो आरंभ हो जाता है उसको बोलते हैं रजोधर्म, सॉरी रजोधर्म या रजोदर्शन, रजोधर्म या रजोदर्शन जिसको मासिक चक्र भी बोलते हैं। यह 12-14 वर्ष की युवतियों में आरंभ हो जाता है। अच्छा, रजोनिवृत्ति क्या होती है, स्त्रियों में 50 वर्ष की आयु में रजोधर्म या ऋतुस्राव तथा अन्य घटना चक्रों की समाप्ति क्या कहलाती है, रजोनिवृत्ति कहलाती है। अब लैंगिक परिवर्तनों की बात करें तो किशोर अवस्था में होने वाले ये सभी परिवर्तन एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। किशोर अवस्था में होने वाले ये सभी परिवर्तन क्या है, एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य लैंगिक परिपक्वता लाना है। क्या है, लैंगिक परिपक्वता लाना है। ये परिवर्तन यौवनारंभ से शुरू होते हैं तथा 18 से 19 वर्ष की आयु में यह प्रक्रिया लगभग क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जो जवानी का विकास होना होता है वो 18 से 19 साल की उम्र में जाता है मेरे भाई, पूरा हो जाता है। ठीक है, आ जाओ आगे देखेंगे। संवेदनाओं में परिवर्तन, इस अवधि में होने वाले परिवर्तनों में मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनाओं में परिवर्तन महत्वपूर्ण परिवर्तन है मेरी। संवेदनाओं में क्या होता है, महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। किशोर अवस्था में परिवर्तनों का कारण, किशोर अवस्था में इन परिवर्तनों का सामान्य कारण लिंग हार्मोन है, और ये वे हार्मोन है जो लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हार्मोन क्या होते हैं, तो वे परिवर्तन जो लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है, मतलब वे हार्मोन, लिंग हार्मोन में क्या बोलेंगे, वे हार्मोन जो लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है क्या कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। लिंग हार्मोन कितने प्रकार के, तो हमने बोला लिंग हार्मोन 2 प्रकार के, नरलिंग हार्मोन और मादा लिंग हार्मोन। अच्छा, नरलिंग हार्मोन क्या होगा, वे हार्मोन जो नर में लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है, और मादा हार्मोन वे हार्मोन जो मादा में लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है, तो ये तो कहलाएंगे नरलिंग हार्मोन। अच्छा, नरलिंग हार्मोन में कौन कौन से आते हैं, तो नर में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और लड़कियों में एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है और रिलैक्सिन होता है। अच्छा, ये देखो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण लाता है, जैसे दाढ़ी मूछ का आना, आवाज का भारी होना आदि। पुरुषों में जनन क्षमता 14 वर्ष की आयु में आरंभ होती है और आजीवन रहती है। ठीक है ना मेरे भाई, जनन क्षमता कब विकसित होना आरंभ कर देती है, 14 वर्ष की आयु में, और आजीवन चलती है मेरे ना। मादा लिंग हार्मोन वे हार्मोन जो मादा में लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं, मादा लिंग हार्मोन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मादा में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन व रिलैक्सिन। ठीक है, चलो नोट डाल के देखो, मैंने चीजें लिखवाई कि एस्ट्रोजन क्या है, प्रोजेस्टेरोन क्या काम आता है और रिलैक्सिन क्या काम आता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है मेरे भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। हार्मोन जो है मासिक चक्र
नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यह हार्मोन स्तन विकास व गर्भधारण में सहायक है। हार्मोन किसमें सहायक है मेरे भाई, स्तन विकास में और गर्भधारण में। अच्छा रिलैक्सिन की बात करें, यह हार्मोन प्रसव या डिलीवरी के समय सहायक है मेरे भाई। यह प्रसव के समय क्या करता है, यूटेरस को चौड़ा कर देता है। किसको चौड़ा कर देता है मेरे भाई, यूटेरस को चौड़ा कर देता है, जिससे बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है। ठीक है, यहां देखेंगे मेरे भाई नर जनन तंत्र, नर के शरीर के वे भाग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाता है। नर जनन तंत्र को बनाने वाले अंग क्या कहलाते हैं, मतलब नर जनन तंत्र को बनाने वाले अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं नर जननांग कहलाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, वृषण, वृषणकोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय। ठीक है, प्रोटेस्ट ग्रंथि, मूत्रमार्ग, शिश्न और शुक्राणु। ठीक है, ये सारे क्या इसके भाग हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, ये तुम्हारा है साइड व्यू और ये तुम्हारा फ्रंट व्यू। इस तरीके से देखोगे तो इस तरीके से देखोगे तो ये वाला व्यू, और अगर इस तरीके से देखोगे तो ये वाला व्यू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ होता है मूत्राशय, मतलब इस जगह पे आके मूत्र इकट्ठा हो जाता है मेरे भाई। ये होता है शुक्राशय, जहां से शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु बनकर यहाँ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। ये है स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी मतलब कि हाँ स्खलन वाहिनी, ठीक है, जहाँ पे डिस्चार्ज होता है। ठीक है, पुरस्थ ग्रंथि मतलब यह है पुरुष ग्रंथि, जिसको हम पुरस्थ ग्रंथि भी बोलते हैं। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी देखो मेरे भाई कहाँ है, ये है शुक्रवाहिनी, ये शुक्रवाहिनी है, ये ऊपर से जाके इस तरीके से जो आ रही है यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्या करती है, वृषण से क्या करती है मेरे भाई, वृषण में जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो इस तरीके से यहाँ पे जाता है और यहाँ पे इस तरीके से शुक्राशय में जाकर सेव हो जाता है। ठीक है ना, आगे आ जाओ, कहाँ पे गया, मूत्र वाहिनी है जो कि मूत्र मार्ग मतलब मूत्र को क्या करती है, मूत्र का वहन करती है। शिश्न क्या है मेरे भाई, शिश्न क्या है, देखो शिश्न है मेरे भाई ये आगे वाला हिस्सा जो नर जनन तंत्र है, जो नर तंत्र है मेरे भाई, इसका जो आगे वाला हिस्सा इसको बोलते हैं शिश्न। वृषण मैंने बताई दिया, और जो वृषण होते हैं वृषण कोश में स्थित होते हैं। ये वाला चित्र तुम्हारे लिए आसान है, इसको बना के प्रैक्टिस कर लेंगे मेरे। चलो आगे देखेंगे, देखो वृषण की बात करें तो नर जननांगों में वृषण प्रमुख अंग है, इसकी संख्या 2 होती है तथा ये शरीर के बाहर स्थित होते हैं। मुख्य कार्य शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना है। टेस्टोस्टेरोन नर में लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए इसे प्राथमिक लैंगिक अंग भी कहा जाता है। वृषण को क्या कहा जाता है, प्राथमिक लैंगिक अंग भी कहा जाता है। अच्छा वृषण कोश की बात करें तो वृषण कोश में वृषण स्थित होते हैं। वृषण कोश में क्या होंगे, वृषण, वृषण कोश शुक्राणु मतलब स्पर्म निर्माण में तापमान को नियंत्रित करता है, क्योंकि शुक्राणु निर्माण में शरीर से भी कम ताप की आवश्यकता होती है। यह वृषण को स्थिर रखने के लिए भी स्थान प्रदान करता है मेरे भाई, करता है, स्थान प्रदान करता है। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी में ध्यान रखेंगे कि वृषण में शुक्राणु निर्माण के बाद शुक्राणु एक नली से होता हुआ शुक्राशय तक जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी बोलते हैं, है ना। ठीक है, चलो एक चीज याद रखेंगे कि नर जनन तंत्र में शुक्राणु तथा मूत्र मार्ग, मूत्र दोनों एक ही मार्ग से प्रवाहित होते हैं। नोट डाल के दूसरी चीज मैंने बताया कि पुरुष नसबंदी को क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी कहा जाता है, इसमें शुक्र वाहिनी को काट दिया जाता है या फिर बांध दिया जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। शुक्राशय में, शुक्राशय एक थैली जैसी संरचना है जो मूत्र मार्ग के ऊपरी भाग के चारों ओर स्थित होती है। ठीक है, चारों ओर मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। यह शुक्राणु को संचित करता है तथा वीर्य का कितना 60% भाग बनाता है। शुक्राशय क्या करता है मेरे भाई, 60% भाग बनाता है। अगर पूछ ले कि स्पर्म हो, स्पर्म बोल दे या वीर्य बोल दे, तो बोले कि अगर वीर्य का सर्वाधिक भाग कहाँ या फिर कौन से हिस्से में बनता है, वीर्य का सर्वाधिक जो भाग है, ठीक है, वो कहाँ बनता है, तो बोलेंगे शुक्राशय में। कितना प्रतिशत बनता है, 60% बनता है। वीर्य शुक्राणुओं के परिवहन माध्यम के रूप में कार्य करता है तथा शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करता है। तो देखेंगे, ध्यान से समझ लेंगे कि शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान करता है, तो वीर्य क्या करता है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है मेरे भाई, शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। आगे देखेंगे, प्रोटेस्ट या पौरुष ग्रंथि, यह एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो कि एक सफेद तरल पदार्थ का स्राव करती है। यह वीर्यों का 25 से बनाती है। क्या मेरे भाई, तो पहले तो 60% तो कौन बनाएगा, 60% तो बनाएगा मेरे भाई तुम्हारे शुक्राणु मतलब शुक्राशय, शुक्राशय तो 60% बनाएगा। 30% कौन बनाएगा मेरे भाई, 25 से 30% बनाएगा प्रोटेस्ट या पौरुष ग्रंथि। ठीक है, आगे आ जाओ। मूत्र मार्ग, यह एक पेशीय नलिका है जिससे मूत्र तथा शुक्राणु बाहर निकलते हैं। शिश्न क्या है, यह एक बेलनाकार अंग है जो वृषण कोश होता है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणु को मादा जननांग तक पहुंचाना है। शुक्राणु क्या है, शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन मादा कोशिकाओं की ओर तैरने में सहायता करती है। देखो इस तरीके से तुम्हारे शुक्राणु मेरे भाई, ये होता है, ये केंद्रक होता है, ये सेंट्रोइक होता है, ये एक्सिमल फिलामेंट होता है, और ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया पूरा क्या बोलते हैं, इसको शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुक्राणु। आगे देखेंगे मेरे भाई, ये है हमारे पास मादा जनन तंत्र। मादा के शरीर के वे भाग जो संयुक्त
जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, मादा जनन तंत्र कहलाता है। मादा जनन तंत्र के प्रमुख जननांग है अंडाशय, अंडाणु, अंडवाहिका, गर्भाशय और योनि। ठीक है, इस तरीके से ये चित्र है मेरे भाई। यहाँ पे ये होंगे अंडाशय, एक अंडाशय और दो अंडाशय कहाँ पे स्थित होते हैं, गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक है, ये बीच का हिस्सा क्या बोलेंगे, गर्भाशय बोलेंगे। खाली जगह बोल रही है वो क्या है, गर्भाशय। ये जो नलिकाएं जा रही हैं जो कि गर्भाशय तक जा रही है मेरे भाई, ये इनको बोलते हैं अंडवाहिका या अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। निषेचन या इन्हीं के बीच होती है। ठीक है, गर्भाशय में क्या होता है मेरे भाई, भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, अब ये जो गर्भाशय है इसका जो नीचे हिस्सा है ये मांसल होता है और लचीला होता है, इसको हम बोलते हैं योनि। क्या बोलते हैं, योनि। ग्रीवा क्या होता है, एक तरीके से बार होती है, ऐसे बोल सकते हैं, बार होती है मांसपेशी है। इस तरीके से क्या होता है, रास्ता होता है, पाथ होता है। ठीक है, ये गर्भाशय हो गया, अंडाशय बता दिया, फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी ये बता दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे अंडाशय क्या होता है। यह मादा जननांगों में से प्रमुख अंग है। इसका मुख्य कार्य अंडों का संचय करना है। इसके दो भाग होते हैं, एक भाग जो मादा जनन कोशिका अर्थात अंडाणु का निर्माण करता है, और दूसरा क्या करता है मेरे भाई, अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि हार्मोन एस्ट्रोजन निर्माण करती है। एक मादा में कितने अंडाशय होते हैं, ध्यान से सुनिए, दो अंडाशय होते हैं जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। दोनों अंडाशय में क्या होते हैं, असंख्य। असंख्य का मतलब है जिनकी कोई संख्या नहीं है। क्या होते हैं, फोलिकल्स होते हैं जिनमें परिपक्व अंडाणु होते हैं। जिनमें क्या होते हैं मेरे परिपक्व अंडाणु होते हैं। वे अंडाणु जो परिपक्व हो जाता है सामान्यतः 28 दिन में क्या हो जाता है, अंडाशय से निकलता है। यह अंडाणु अंडवाहिका के माध्यम से कहाँ जाता है, गर्भाशय तक पहुंचता है। ठीक है, आ जाएंगे अब अंडाणु। यह मादा जनन कोशिका है। अंडाणु क्या है मेरे भाई, मादा जनन कोशिका है। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। किसमें होता है, अंडाशय में होता है। इसका जीवन काल 2 से 3 होता है। अंडवाहिका की बात करें तो अंडवाहिका मादा जनन अंग का नलिकाकार भाग है। अंडवाहिका क्या है मेरे भाई, मादा जनन अंग का नलिकाकार भाग है जो अंडाणुओं का वहन करता है। यह अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है, अर्थात यह अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का काम, क्या मतलब पहुंचाने का काम करता है, या इसका क्या है, मार्ग है। इसे नोट डाल के अपन ने लिखा कि निषेचन की जो क्रिया है फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिका अंडवाहिनी में होती है। इस वाली चीज को मैंने नोट डलवा के लिखा है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेंगे। गर्भाशय की बात करें, दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त रूप से एक लचीला थैलीनुमा संरचना करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। भ्रूण का विकास जो है मेरे भाई गर्भाशय में होता है, और गर्भाशय में बनने वाला जो भ्रूण बच्चा होता है उसका सबसे पहले क्या चीज बन रखेंगे, का हृदय बनता है। ठीक है, गर्भाशय के अंदर भ्रूण जो होता है कौन सी, एमियोटिक सैक नामक झिल्ली से ढका होता है। किससे ढका होता है, एमियोटिक नामक सेल झिल्ली से ढका होता है। भ्रूण को भोजन या पोषण कहां से मिलता है, प्लेसेंटा मतलब गर्भनाल के द्वारा मिलता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई को, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे मेरे भाई, योनि की बात करें तो गर्भाशय का निचला भाग एक सक्रिय एवं लचीली मांसल नलिका में खुलता है, जिसे क्या बोला है, योनि। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि ये वाली चीज रह गई थी तुम्हारा समसूत्री अर्धसूत्री का विभाजन में अंतर। अच्छा, समसूत्री मैंने तुम्हें बताया, समसूत्री को ऐसे याद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे। ठीक है, सभी आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करके बोलेंगे समसूत्री में क्या क्या बोलेंगे। समसूत्री कायिक में होता है, ये किस में होता है, जनन कोशिका में। ये कायिक समसूत्री कायिक कोशिका में, अर्धसूत्री जनन कोशिका में। इस विभाजन में जो समसूत्री विभाजन, इसमें दो कोशिका क्या होती है, एक कोशिका से दो कोशिका बनती है। अर्धसूत्र में एक से कितनी, 4 बनती है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जो समसूत्री होता है इसमें जनक कोशिका में जो गुण, जनक कोशिका और संतति कोशिका होती है। अर्धसूत्री में क्या होती है, जनक कोशिका है, मतलब संतति कोशिका होती है, की आदि कोशिका, आधे गुणसूत्र रह जाते हैं, है ना। तो लिखेंगे संतति कोशिका में गुणसूत्र, जनक कोशिकाओं से क्या रह जाती है, आधे। ठीक है, और समसूत्री वाला जो है मेरे भाई, वाला जो देखो ध्यान से समझेंगे, समसूत्री वाला जो है वो ध्यान रखेंगे एक ही चरण में संपन्न हो जाता है, जबकि अर्धसूत्री वाला दो चरणों में संपन्न होता है। इस प्रकार का जो अलैंगिक जनन, इस प्रकार का जो विभाजन है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों में होता है, लेकिन ये वाला जो है वो मेरे भाई लैंगिक जनन में, अर्धसूत्री वाला किस में होगा, लैंगिक में होगा। ठीक है मेरे भाई, ये देखो तुम्हारा रिवीजन हो चुका है पूरा पूरा, मैंने पूरे चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करा दिया है। कोई चीज समझ में नहीं आई कमेंट कर देंगे, ठीक है मेरे भाई, और क्लासें लेते रहेंगे। क्लासें मेरे देखो एक क्लास तो डेली की होगी, साथ साथ में 2-2 क्लासें भी चलाने का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा कोर्स आगे बढ़ाना है। ठीक है ना, चलो हाँ, इसके लिए देखो मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे लगता है कि तुमने, जैसे मुझे लग रहा है कि जैसे भाई तुम्हें पढ़ा होगा, स्कूलों में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होने के कगार पे होगा, तुमने पढ़ लिया होगा। अभी मैं क्या करूंगा कि एक बार जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जो सारी चीजें मैं एक बार तुम्हारा रिवाइज करा दूंगा, पूरी पूरी बुक का रिवाइज करा दूंगा। 1-2 घंटे की क्लास होगी ना, 2 घंटे में तो पाएगा, 2 से 4 घंटे, 3 घंटे लग जाएंगे, 3-3.25 घंटे होंगे, जिसमें मैं पूरा का पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ। ये रिवीजन तुम्हारे ओनली क्या है, अर्धवार्षिक परीक्षाओं का होगा। वार्षिक परीक्षाओं के लिए हम एक बार फिर से रिवीजन कर रहे होंगे, जब अपन बेहतरीन सारी चीजें एक बार पढ़ चुके हो। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं मेरे भाई। ये वाले प्रश्न तो मैंने तुम्हें करवा दिए थे,
वाले प्रश्न तो दे दिए थे ना मैंने तुम्हें, ये वाले प्रश्न तो मैंने तुम्हें दे दिए थे कि भाई ये वाले प्रश्न करने हैं, है ना, दे दिए थे ना मैंने तुम्हें। चलो ये वाले प्रश्न और लिख लो, ये वाले प्रश्न हमारे आज के, ठीक है ना। चलो हाँ, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है, ऐसे अधात्विक और ऐसे बता देना कौन सी, है ना। अब किन तीन अधात्विक ऑक्साइडों के नाम लिखो, तो अधात्विक ऑक्साइड बना देना मेरे भाई, अधातु लेना, अधातु के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवा देना, अधात्विक ऑक्साइड बन जाएंगे। तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जिनको नहीं पता कि अधात्विक ऑक्साइड कौन से हैं, तो अधातु तो पता है, अगर अधातु भी नहीं पता तो धातु पता है, जो धातु पता है मतलब उनके धातु जितने, अगर धातु तुम्हें पूरी पता होनी चाहिए, अगर धातु तुम्हें पता होंगे ना पूरी की पूरी, तो अधातु अपने आप पता। तो अधातु में ऑक्सीजन से जब क्रिया होगी तो अधात्विक ऑक्साइड बन जाएंगे, तो तीन अधात्विक ऑक्साइडों के नाम लिखने, ठीक है। 2 मिनट का समय है, 3 नंबर का प्रश्न है, 40 शब्दों में लिखना है, 4 लाइनें लिखनी, ठीक है। चलो ठीक है, आ जाओ। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए किन उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र देंगे क्या होता है मेरे भैया ना, और कोई 3 उपयोग लिख देंगे जाता है, ठीक है। अगर हो सके तो तुम अभिक्रिया भी लिख देना, बनता है ना, बस ओनली अभिक्रिया, ऐसे समझाना नहीं है भाई इसमें ये मिलाया जाता है ये ऐसे ना। अगर अभिक्रिया तुम्हें पता है तो लिख देना, नहीं पता तो कोई बात नहीं, तुम सूत्र लिखोगे और इसके 3 लिखोगे। 3 नंबर का प्रश्न है, 40 शब्दों में पूछा है, 3 है। यौगिक एक्स और एल्युमिनियम का उपयोग रेल के पटरियों को जोड़ने में किया जाता है, बताओ कौन सी अभिक्रिया, थर्मेट अभिक्रिया थी। यौगिक एक्स को पहचानिए, अभिक्रिया का नाम लिखिए और इसकी अभिक्रिया इस तरीके से को किया जाता है। बताओ मेरे भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, मेरे भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। देखो पहली बात तो ये कि मेरे 7-8 दिन की क्लासे ऑफ हो गई थी मेरे भाई, कान पकड़कर सॉरी। और अब मैं तुम्हारी क्लासे एक भी दिन की पेज नहीं होंगी, लगातार क्लासे लूंगा मेरे भाई, मैं 2-2 क्लासे भी लेने का प्रयास करूंगा। और 20 नंबर तक ये है कि मैं चैप्टर कम से कम मतलब कितना 7, 8, 9, 10 तो 10 एक चैप्टर तो मैं कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा, है ना। मतलब ये थोड़े से क्या है, बड़े बड़े प्रश्न है, तो लाइट वाला जो तुम्हारे प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन वाला है, एक वाला है, ये 2 ही चैप्टर बड़े हैं, उसके बाद में तो सारी चीजें नॉर्मल है, ठीक है ना। चलो कोशिश करेंगे मेरे भाई, एक बार फिर भी तुम मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ तुम लगे रहो, है ना। तुम्हारी मेहनत और मेरी मेहनत दोनों मिलकर एक मेहनत तो मतलब क्या लाएंगे रंग, ठीक है ना मेरे भाई। चलो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये फ्लाइंग, ठीक है चलो।